अ वेरी गुड मॉर्निंग। और आज हम प्लांट फिजियोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट को कंप्लीट करेंगे। ये टॉपिक ऐसा है कि कुछ चीज़ें रटने वाली भी हैं और कुछ चीज़ें समझने वाली भी हैं। तो यहाँ पर सिंपल हम मिनरल न्यूट्रिशन दैट इज़ डिफरेंट एलिमेंट का क्या रोल है, कौन कौन से एलिमेंट एसेंशियल एलिमेंट है, कौन से मैक्रो एलिमेंट्स हैं, कौन से माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट है, उनकी कमी से क्या होता है, यदि वो ऑप्टिमम रेंज से अधिक हो जाए तो क्या होता है, इसके अलावा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड चीज़ें हम पढ़ेंगे। ओके, तो छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज़ फोटोसिंथेसिस, वो थोड़ा सा लेंदी है, और इसके पहले का जो टॉपिक था दैट इज़ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, वो काफ़ी लेंदी टॉपिक था। ये छोटा टॉपिक है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल है, आज की डेट में हम जानते हैं कि दैट इज़ प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होता है। दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर हो गई, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हो गई, वाटर रिक्वायर हो गया, उसमें डिजॉल्व मिनरल एलिमेंट्स रिक्वायर हो गया। लेकिन एक टाइम था जब ये सोचा जाता था कि भी कभी भी प्लांट को हम बिना सॉइल के ग्रो ही नहीं करा सकते। तो जूलियस वॉन सेक, जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने 1860 में हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक के बारे में बताया। उन्होंने ये स्मिथ को मतलब ये जो माना जाता था कि प्लांट्स बिना सॉइल के उग ही नहीं सकते, उसको बताया कि ये मिथ गलत है, ये मिथ है, ठीक है। यदि हम एक प्लांट को सॉइल लेस कल्चर भी किया जा सकता है, और इस टेक्निक को उन्होंने हाइड्रोपोनिक्स किया कहा। हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक में उन्होंने प्लांट को न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, केवल पानी में नहीं, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में ग्रो कराया, यानी उस पानी में, उस वाटर में रिक्वायर्ड अमाउंट में मिनरल एलिमेंट डिजोल्व किए गए थे। पौधे को ग्रोथ के लिए क्या चाहिए रहता है, दैट इज सनलाइट मिल जाए उसे फोटोसिंथेसिस के लिए, और जो उसकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड एलिमेंट्स हैं, मिनरल एलिमेंट्स हैं, वो मिल जाएं। तो उन्होंने कुछ चीज़ें, जैसे हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से हमें कार्बन, ऑक्सीजन और ये एटमॉस्फेयर से मिल जाता है। उसके अलावा जो मिनरल एलिमेंट हैं वो सॉइल से मिलते हैं नॉर्मली। उन्होंने वही किया, जो मिनरल एलिमेंट्स जिसका रिजर्वायर सॉइल थी, उस मिनरल एलिमेंट्स को इस पानी में घोल करके न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बना दिया और प्लांट को ग्रो करके दिखा दिया, ठीक है। तो ये इतनी सी बात बोल रहे हैं, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत, ये इस टेक्निक के थ्रू हम डिफरेंट मिनरल एलिमेंट का प्लांट ग्रोथ में क्या रोल है उसको समझ पाए। क्योंकि देखो बेटा, जब हम किसी भी प्लांट को सॉइल में ग्रो कराते हैं तो सॉइल में क्या चीज़ कितने अमाउंट में प्रेजेंट है वो बताना मुश्किल हो जाता है। हालांकि सॉइल एनालिसिस होती है, लेकिन यदि हम एक लीटर मतलब एक प्लांट को पानी में ग्रो करा रहे हैं, और उसमें हम रेगुलेट कर सकते हैं कि कितने मिनरल एलिमेंट को हमें उसमें डालना है, ठीक है। सपोज कैल्शियम का ले लेते हैं, हम 10 मिलीमोल हमने इसमें डाला, ठीक है। और यदि इससे ज़्यादा हमने 12 कर दिया, या इसको 6 कर दिया, मान लो कैल्शियम रिक्वायर्ड है दैट इज़ 8 से 10 के बीच की रेंज में। इतना अमाउंट यदि कैल्शियम डाल रही हूँ, और इसके अलावा और भी जितने भी रिक्वायर्ड मिनरल एलिमेंट है उनको उनके ऑप्टिमम रेंज में डाल रही हूँ, तो मुझे मतलब सब ये प्लांट प्रॉपर ग्रोथ करेगा। लेकिन यदि सिर्फ एक कैल्शियम सिंगल एलिमेंट को मैं कम या ज़्यादा कर देती हूँ, तो किसी मिनरल एलिमेंट के डेफिशिएंसी के कारण क्या सिम्टम्स आते हैं वो हम हाइड्रोपोनिक्स से स्टडी कर सकते हैं, या अधिक डालने पर क्या सिम्टम्स, क्या उसको मतलब टॉक्सिसिटी क्रिएट होती है, वो हम इसको स्टडी कर सकते हैं। तो वाटर मतलब न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में हम न्यूट्रिएंट दैट इज डिफरेंट मिनरल एलिमेंट का अमाउंट को कम ज़्यादा करके प्लांट ग्रोथ पर उनका क्या इफेक्ट होता है उसको स्टडी कर सकते थे। तो ये छोटी सी चीज़ लगती है, लेकिन इस टेक्निक के थ्रू हमें डिफरेंट मिनरल एलिमेंट का प्लांट ग्रोथ में क्या रोल है वो पता कर सके, ठीक है। तो फाइंडिंग अ डिफाइंड मिनरल सॉल्यूशन बाय एडिंग, रिप्लेसिंग और सब्स्टिट्यूटिंग वेरिड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो सिंपल सा है, इसके थ्रू जैसे कि अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कितने एसेंशियल एलिमेंट है, तो हर एक का रोल हम पता कर सके। हाइड्रोपोनिक्स आज की डेट में टोमेटो, सीडलेस कुकुम्बर और लेट्यूस के प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है, मतलब जो कमर्शियल यानी कमर्शियल लेवल पे। तो इसका कारण ये है बेटा, देखो ये यदि हम हाइड्रोपोनिक्स में करते हैं, मान लो मैंने यहाँ 100 लीटर वाटर लिया है और इसमें सभी एलिमेंट्स को रिक्वायर्ड अमाउंट में डाल दिया, तो यहाँ पर सपोज मैंने 100 प्लांट उगा लिए, लेकिन वही सॉइल में यदि मुझे 100 प्लांट को उगाना है तो ये पूरे बोर्ड, सपोज आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बता रही हूँ कि इतना बड़ा एरिया लग जाता, क्योंकि वहाँ पर सॉइल में एक डेफिनेट मतलब सॉइल में पर यूनिट एरिया में एक प्लांट को लगाएंगे और वो भली भांति मिनरल, उसकी रूट अच्छे से फैल सके और वो रूट अच्छे से मिनरल एलिमेंट का एब्जॉर्प्शन कर सके, तो मतलब
हर एक प्लांट के बीच में कोई डिस्टेंस रखनी पड़ती है। यहाँ पे हम मिनरल न्यूट्रिएंट का सॉल्यूशन में ग्रो करा रहे हैं तो हम मिनरल एलिमेंट के डेफिशिएंसी होने ही नहीं दे रहे, कोई कंपटीशन नहीं है, पूरा सफिशिएंट अमाउंट में हमने मिनरल एलिमेंट्स डाल करके रखा, तो बहुत कम एरिया में हम बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करा सकते हैं। तो इस टेक्निक से हम टोमेटो, सीडलेस, कुकुम्बर एंड लेट्यूस को ग्रो करा रहे हैं। और इस हाइड्रोपोनिक टेक्निक के थ्रू हम किसी भी एलिमेंट का इतना कम कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज 10⁻⁸ ग्राम पर लीटर में डिजोल्व करके भी उसके इफेक्ट को स्टडी कर सकते हैं। ये चीज को याद रखना, ठीक है, जितने भी डेटाज दिए हुए हैं। ये हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक जो कि जूलियस वॉन्सेक ने 1860 में डेवलप की। इसमें आप देखिए ये एक पॉट है जिसमें न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डाला गया और इसको एयर टाइट भी किया गया है। इसलिए एयर टाइट किया गया है कि जो एयर में मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है, उससे कोई मिनरल एलिमेंट यहाँ पर एंटर ना कर सके। इस वजह से इस इक्विपमेंट को हम एयर टाइट भी करके रखते हैं। ये जो है दैट इज फनल, उसके थ्रू हम मिनरल वाटर ऐड ऑन करेंगे। ये प्लांट है, कॉटन इसीलिए लगाया गया है कि कोई मतलब फिक्स भी हो सके और एयर टाइट भी रह सके। और एरिएटिंग ट्यूब इसलिए रखी गई है क्योंकि ये जो रूट है ये भी सेल्स से मिलकर के बनी है, टिश्यूज से मिलकर के बनी है और उनको भी एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरीके से हम ऑक्सीजन को भी ऐड ऑन करते रहते हैं। ओके, और एक और ये इमेज दी हुई है हाइड्रोपोनिक्स के लिए। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पंप के थ्रू हम वाटर को एंटर कराते हैं और ये यहाँ से होते हुए ये निकल जाता है। तो ये जो वाटर है ये मिनरल न्यूट्रिएंट रिच होता है और इस तरीके से इससे प्रॉपर मिक्सिंग होती रहती है और ऑक्सीजनेशन भी होता रहता है। ये जो है हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक को शो करता है। अब मिनरल न्यूट्रिएंट्स की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। देखो, आप लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हो, दैट इज 105 मिनरल एलिमेंट्स आपको मालूम है। उसमें से ये 105 में से देखा गया है, यदि सारे प्लांट्स की स्टडी की गई तो डिफरेंट प्लांट में सब में प्रेजेंट मिनरल एलिमेंट को काउंट किया गया तो 105 में से 60 एलिमेंट हमें डिफरेंट पौधों में देखने को मिले। उन 60 में से हमने 17 को फाइंड आउट किया कि 17 जो है हर एक पौधों की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड थे और इन 17 एलिमेंट को हमने एसेंशियल एलिमेंट बोला। एसेंशियल एलिमेंट यानी मस्ट हैं, जरूरी हैं, इनके यदि ये नहीं होंगे तो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल दैट इज ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को नहीं शो करेगा। ठीक है, तो टोटल 105 में से 60 जो है डिफरेंट प्लांट में, मान लो सपोज ए प्लांट है, उसमें हमें 21 एलिमेंट देखने को मिले। ये बी प्लांट में 17 तो वो देखने को मिले, यहाँ पे भी 17 4 था ना, यहाँ पर हमें सपोज 23 देखने को मिले, तो 17 तो यही वाले देखने मिलेंगे और इसके अलावा जो 6 हैं कोई एडिशनल थे, जो यहाँ 4 थे उसके अलावा कोई 6 थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि यदि डिफरेंट प्लांट को स्टडी करो तो 105 में से 60 टाइप के एलिमेंट डिफरेंट प्लांट्स में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उन 60 में से 17 मिनरल एलिमेंट ऐसे हैं जो हर एक प्लांट की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड हैं। तो इन्हें हमने एसेंशियल एलिमेंट कहा। तो एसेंशियल एलिमेंट हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको एसेंशियल मान रहे हैं, तो इससे रिलेटेड जो क्राइटेरिया है वो अर्नॉन एंड स्टाउट ने दिया 1939 में। उन्होंने बताया कि जो 17 एलिमेंट हैं वो 17 में से आप सोचो कि इसमें से हम 16 की हेल्प से प्लांट को ग्रो करवा लें और वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सके, दैट इज वो रिप्रोड्यूस भी हो सके। तो केवल 16 से नहीं होगा, किसी भी प्लांट को अपनी लाइफ साइकिल दैट इज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए ये 17 एलिमेंट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो यही है क्राइटेरिया, यानी एसेंशियल एलिमेंट हम किन्हें माने, उसके लिए क्या क्राइटेरिया दिया, तो वो एलिमेंट के बिना प्लांट अपनी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दैट इज अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकता। ठीक है, तो यही है एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। दूसरा पॉइंट है इररिप्लेसेबल। मतलब आप सोचो कि कैल्शियम है, उसकी जगह मैं सोचूं कि कैल्शियम नहीं है तो कोई बात नहीं, मैग्नीशियम मैं ज़्यादा देकर के प्लांट की ग्रोथ करवा लूं, तो ये पॉसिबल नहीं है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। कैल्शियम यानी कैल्शियम ही चाहिए, आयरन यानी आयरन ही चाहिए। ठीक है, उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता। और तीसरा है उस एलिमेंट को मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए। ओके, सो ये तीन क्राइटेरिया हैं जो एसेंशियलिटी क्राइटेरिया हैं मिनरल एलिमेंट के लिए। तो 3 क्राइटेरिया है। पहला, नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दैट इज लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए आवश्यक हो जाते हैं। सेकंड जो है उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता।
तीसरा है वो डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। अब ये जो एसेंशियल एलिमेंट है, उन एसेंशियल एलिमेंट में हमने बोला 17 एलिमेंट जो हैं एसेंशियल एलिमेंट हैं, उनको हमने डिवाइड किया मैक्रो एसेंशियल एलिमेंट एंड माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट। तो इसके लिए किस बेसिस पे हमने इनको डिवाइड किया कि किसको हम मैक्रो में रखें, किसको हम माइक्रो में रखें? तो उसके लिए एक क्राइटेरिया दिया गया कि यदि आप प्लांट का 1 kg ड्राई वेट निकालते हो, शुष्क भार निकालते हो, शुष्क भार ड्राई वेट की कॉन्सेप्ट हमने बायोमोलिक्यूल में पढ़ी है, मतलब आपके पास 1 किलो प्लांट मटेरियल है तो आप उसको, उसका पूरा की पूरा, उसमें जितना भी पानी है, वाटर है, उसको इवेपोरेट करा दो तो प्लांट का जो है ड्राई वेट मिल जाएगा। तो 1 kg ड्राई वेट में यदि कोई एलिमेंट 10 मिलीमोल से ज़्यादा प्रेजेंट है तो आप उसको मैक्रो एसेंशियल एलिमेंट बोलोगे, और 1 kg ड्राई वेट में यदि 10 मिलीमोल से कम प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको आप माइक्रो एलिमेंट बोलोगे। तो यही चीज़ है। मैक्रो एलिमेंट में हम इसको याद रखने का तरीका, मैक्रो एलिमेंट में हम CHO, NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जो हैं ये मैक्रो एसेंशियल एलिमेंट है। दैट मीन्स वन प्लांट के 1 kg ड्राई वेट में ये 10 मिलीमोल या उससे अधिक प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है, इन्हीं सब का लिखा हुआ। और इसमें जो ऑक्सीजन है और कार्बन है, ऑक्सीजन आर मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम CO2 and H2O while the other are absorbed from the soil as mineral nutrient, ठीक है। अब माइक्रो एलिमेंट की बात करें तो हमें मालूम है 1 kg ड्राई वेट में 10 मिलीमोल से कम होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, माइक्रो या सूक्ष्म माइक्रो एलिमेंट बोलेंगे, या इसे हम ट्रेस एलिमेंट भी बोलेंगे। ट्रेस वर्सेस ट्रेसर एलिमेंट। ट्रेसर एलिमेंट जो होते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, वो अलग चीज हो जाती है। ट्रेस एलिमेंट यानी जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड ट्रेस एलिमेंट। और इसमें हम इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है मॉलिब्डेनम एंड मैग्नीज, MM हो जाता है दोनों। देन इसके बाद आयरन एंड कॉपर, इनसे हम यूटेंसिल्स भी बनाते हैं। फिर जिंक एंड बोरॉन, एंड इसके अलावा निकेल एंड क्लोरीन। लॉ आता है इसलिए मैंने अपने तरीके से इसको इस तरीके से याद रखा है कि MM मॉलिब्डेनम मैग्नीज, आयरन कॉपर इसके यूटेंसिल्स बनते हैं, जिंक बोरॉन थोड़ा सा उनका कॉम्बिनेशन अलग है, निकेल एंड क्लोरीन फिर लॉ आता है, इसलिए मैंने उनको इस तरीके से याद करके रखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो माइक्रो एलिमेंट में हमने पढ़ा आयरन, तो आयरन जितने भी माइक्रो एलिमेंट है उनमें से सबसे अधिक अमाउंट में प्रेजेंट होता है प्लांट में, इस वजह से हम आयरन को माइक्रो एंड मैक्रो एलिमेंट के बीच का मानते हैं, ओके। अब इसके बाद हमने अभी तो देखा उनकी क्वांटिटी के बेसिस पे हमने उसको मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट में डिवाइड किया हुआ है। अब हम उनकी फंक्शन के हिसाब से कि वो एलिमेंट सेल प्लांट के अंदर क्या काम कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम इन्हें 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट, दूसरा एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट, तीसरा एंजाइम रेगुलेटर और चौथा ऑस्मोटिक रेगुलेटर के रूप में, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट के रूप में CHON यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन है जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में यूज होंगे। एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड में हम मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस, क्यों हम इनको रख रहे हैं, क्योंकि मैग्नीशियम जब आप क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर देखते हो तो क्लोरोफिल का सेंटर एटम जो होता है मैग्नीशियम होता है, जो टेट्रापायरॉल रिंग के बीच में का सेंटर एटम होता है। और क्लोरोफिल क्या है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में, दैट इज सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, दैट्स व्हाई एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड में है मैग्नीशियम और फॉस्फोरस को इसलिए क्योंकि वो ATP में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया। एंजाइम एक्टिवेटर के रूप में आप देखो, दैट इज मैग्नीशियम को देखो, तो अभी जब हम आगे पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस तो वहाँ पर हम C3 मतलब रुबिस्को एंजाइम पढ़ेंगे, उसका एक्टिवेटर मैग्नीशियम होता है। इसके अलावा C4 प्लांट में और CAM प्लांट में एक और एंजाइम होता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, उसका भी एक्टिवेटर मैग्नीशियम होता है। इसके अलावा यहाँ पर इस एंजाइम, इसका तो अच्छे से नाम याद ही होगा आपको कि मॉलिब्डेनम जो है वो नाइट्रोजिनेस एंजाइम जो कि N2 फिक्सेशन, दैट इज मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में कन्वर्ट किया जाता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में, उसमें नाइट्रोजिनेस एंजाइम जो है उसमें वो मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन होता है। इसके अलावा नाइट्रेट रिडक्टेस का भी एक्टिवेटर मॉलिब्डेनम होता है, ठीक है। इसके अलावा जिंक जो है एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस का एक्टिवेटर है। इसके अलावा बायोमॉलिक्यूल में हम पढ़ते हैं कि जिंक जो है कार्बोक्सी पेप्टिडेज जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, जो प्रोटीएजेस है, उसका भी एक्टिवेटर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखना है।
इसके बाद जो पोटेशियम है प्लांट्स में ऑस्मोटिक रेगुलेटर के रूप में काम करता है, जबकि एनिमल्स में सोडियम जो होता है वो ऑस्मोटिक रेगुलेटर के रूप में काम करता है। ओके, अब यहाँ पर हम एक एक एलिमेंट लेंगे। तो सबसे पहले हम मैक्रो एलिमेंट्स लेंगे, और मैक्रो एलिमेंट्स में नाइट्रोजन को सबसे पहले याद रखिए। नाइट्रोजन जो है प्लांट्स में ग्रेटेस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, इन मिनरल एलिमेंट्स में। और ये अमोनियम नाइट्रोजन जो है, अमोनियम नाइट्रोजन जो है प्लांट सबसे मतलब सबसे ज़्यादा उनका फेवरेट जो होता है नाइट्रेट होता है ये, ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब बाय रूट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, ठीक है। इसके अलावा नाइट्राइट के रूप में भी ये एब्जॉर्ब किया जाता है और अमोनियम आयंस के रूप में भी इसका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिव सेल्स को ये बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा। मेटाबॉलिक एक्टिव यानी प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन में एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और हमने इसको स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में रखा ही है, ठीक है। देन दूसरा एलिमेंट जो होता है फॉस्फोरस, जो कि H2PO4 या HPO4 इन दोनों में से किसी एक रूप में एब्जॉर्ब किया जाएगा। अब यहाँ पर ये हमने लेसिथिन पढ़ा हुआ था सेल, जब सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ी थी, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ में। तो फॉस्फोलिपिड लेसिथिन जो है उनमें फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए को बनाते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। इसके अलावा फॉस्फोराइलेशन, जहाँ कहीं पे भी फॉस्फेट अटैच होना है तो फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, पोटेशियम हमने इसको ऑस्मोटिक रेगुलेटर बोला था, ये पोटेशियम आयन के रूप में एब्जॉर्ब होगा। ये मेरिस्मेटिक टिश्यू और मेंटेन एनायन कैटायन बैलेंस, ठीक है, बफरिंग एजेंट के रूप में काम करता है। और जब हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ा था तो हमने देखा था कि जब कभी भी गार्ड सेल के अंदर दिन के समय पोटेशियम आता है तो उसका वाटर पोटेंशियल डाउन हो जाता है और वो एंडोऑस्मोसिस शो करके स्टोमेटा की ओपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर पोटेशियम के लिए ये याद रखिए कि बफरिंग एजेंट के रूप में है, मेरिस्मेटिक टिश्यू को रिक्वायर्ड है, इसके अलावा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए रिक्वायर्ड है, और टर्जिडिटी ऑफ द सेल दैट इज ऑस्मोटिक रेगुलेटर हो गया। देन इसके बाद आप कैल्शियम की बात करो तो कैल्शियम आयन के रूप में होगा। हाँ, इसको याद रखिएगा, मेरिस्मेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यू के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और प्लांट की सेल वॉल में जो मिडिल लेमिला होती है, मिडिल लेमिला, उसमें पैक्टिन जो होता है वो कैल्शियम पैक्टेट के रूप में होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखो माइटोटिक स्पिंडल बनाने के लिए रिक्वायर्ड होता है, और इसके अलावा ये सेल मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर होता है। यहाँ जो इमोबाइल लिखा हुआ है कैल्शियम, अभी आगे चल करके हम पढ़ेंगे कि कैल्शियम सल्फर जैसे एलिमेंट जो है वो इमोबाइल एलिमेंट है। ओके, सो ये चीज़ है। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट हमने देखा दैट इज पोटेशियम को इसके लिए याद रखो। देन इसके लिए कैल्शियम के लिए मेरिस्मेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यू, मिडिल लेमिला फॉर्मेशन और माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होगा। अब मैग्नीशियम की बात करें तो ये डाइवेलेंट मैग्नीशियम आयन के रूप में, और हमने मैग्नीशियम का क्लियर वहीं पर जब एंजाइम रेगुलेटर जब इस फंक्शन के आधार पर हमने मिनरल एलिमेंट्स को डिवाइड किया था तो उसमें हमने मैग्नीशियम के बारे में पढ़ा था कि कई सारे एंजाइम जैसे रुबिस्को, पेप कार्बोक्सिलेस, फॉस्फोइनल पायरुवेट कार्बोक्सिलेस, इन सब एंजाइम का वो एक्टिवेटर होता है, ठीक है। इसके अलावा राइबोसोम के स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट को जोड़ने के लिए मैग्नीशियम आयन की जरूरत होती है। इसके अलावा इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। क्लोरोफिल का सेंटर एटम होता है, ये हम बात करके भी आ चुके थे, ठीक है। अब यहाँ पर सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर जो है सल्फेट आयन के रूप में एब्जॉर्ब किया जाता है। ये सिस्टीन एंड मेथियोनिन एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड हो गए। और इसके अलावा ये कई को एंजाइम और विटामिन का भाग होता है, जैसे कि थियामिन, बायोटिन, कोएंजाइम ए एंड फेरिडॉक्सिन, ठीक है। तो ये फेरिडॉक्सिन जो है हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इसके बारे में पढ़ेंगे। आयरन, अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, आयरन से स्टार्ट कर रहे हैं, माइक्रो एलिमेंट विच इज़ रिक्वायर्ड इन लेस अमाउंट, दैट इज़ 1 kg ड्राई वेट में ये 10 मिलीमोल से नीचे प्रेजेंट होंगे। और आयरन जो है क्योंकि अधिक कंप्लीट जितने भी माइक्रो एलिमेंट हैं, ठीक है, 8 जो माइक्रो एलिमेंट हैं उनमें सबसे अधिक अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है, दैट्स वाई इसको हम माइक्रो एंड मैक्रो एलिमेंट के बीच का मानते हैं। अब ये फेरिक आयन के रूप में एब्जॉर्ब किया जाता है, ये याद रखिएगा अच्छे से। और रिक्वायर्ड इन लार्जर अमाउंट कंपोनेंट ऑफ फेरिडॉक्सिन एंड साइटोक्रीम। कैटालिस एक्टिवेटर, तो कैटालिस एक्टिवेटर हमने पढ़ा था, दैट इज सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ में
कि पेरोक्सिसोम में ये कैटालेज एंजाइम होता है। तो जो भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है उसको वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन में डिग्रेड करने का काम जो है कैटालेज एंजाइम करता है, और कैटालेज में आयरन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और याद रखिए, क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। क्लोरोफिल का सेंटर एटम मैग्नीशियम है, हीमोग्लोबिन का सेंटर एटम आयरन है। ठीक है, लेकिन क्लोरोफिल मतलब दोनों ही, आइदर इट इज क्लोरोफिल या हीमोग्लोबिन, दोनों में ही टेट्रापायरॉल रिंग होती है। टेट्रापायरॉल क्लोरोफिल के केस में टेट्रापायरॉल का सेंटर एटम मैग्नीशियम है, हीमोग्लोबिन के केस में आयरन है। लेकिन क्लोरोफिल की सिंथेसिस के लिए आयरन की रिक्वायरमेंट होती है, और जबकि हीमोग्लोबिन के केस में आयरन इज द सेंटर एटम ऑफ टेट्रापायरॉल रिंग। ओके, देन इसके बाद मैग्नीज। तो मैग्नीज जो होता है इसमें मैग्नेस आयन के रूप में Mn2+ के रूप में एब्जॉर्ब किया जाता है। कई एंजाइम का एक्टिवेटर है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेटरी एंजाइम का एक्टिवेटर है। इसके अलावा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में रिक्वायर है, और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है इसका फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जिसे हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन में। ठीक है, इसके बाद जिंक का जिंक आयन के रूप में ये एक्टिवेटर ऑफ कार्बोक्सिलेज एंजाइम नीड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जिंक का हम एंजाइम रेगुलेटर में भी पढ़ के आए हैं इसका रोल। ठीक है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस के एक्टिवेटर के रूप में जिंक आयन होता है। यहाँ एक और कार्बोक्सिलेज का भी आप लिख लीजिए। देन इसके बाद कॉपर की बात करो तो क्यूप्रिक आयन, और जो भी जैसे फेरिडॉक्सिन है उसमें कॉपर प्रेजेंट होता है, और ये रिवर्सिबल फॉर्म में होता है, क्यूप्रस से क्यूप्रिक एंड क्यूप्रिक से क्यूप्रस आयन में चेंज होता रहता है। ठीक है, देन इसके बाद हम यहाँ पर जरूर ये याद रखो, एक चार्ट बना लेना कौन सा एलिमेंट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, क्यूप्रस में है कि क्यूप्रिक में है, आयरन फेरस आयन के रूप में कि फेरिक आयन के रूप में। कहीं से भी और इन्फॉर्मेशन भी आपकी लिखी हुई हो, लेकिन आपको फाइनल इन्फॉर्मेशन वही लेनी है जो एनसीईआरटी में दी हुई है। ठीक है, तो ये है। देन इसके बाद नेक्स्ट माइक्रो एलिमेंट है बोरॉन। ये बोरेट या B4O7 के रूप में एब्जॉर्ब किया जाता है। हाँ, अब इसमें जरूर फंक्शन को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। पहला है यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम, मेम्ब्रेन फंक्शनिंग। ठीक है, दूसरा पोलन जर्मिनेशन, एंड तीसरा सेल इलोंगेशन, चौथा सेल डिफ्रेंशिएशन, एंड पांचवा कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, जिसमें पोलन जर्मिनेशन एंड कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है, मॉलिब्डेनम, इसके बारे में हम पढ़ के ही आ चुके हैं, नाइट्रोजिनेस और नाइट्रेट रिडक्टेज इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, देन क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन जो है बफरिंग एजेंट के रूप में, एनायन कैटायन बैलेंस के रूप में, दैट इज बफरिंग एजेंट के रूप में, और मैग्नीज क्लोराइड MnCl2। अभी हम फोटोसिंथेसिस जब पढ़ेंगे तो लाइट रिएक्शन में फोटोलिसिस ऑफ वाटर पढ़ेंगे, तो वहाँ पर फोटोलिसिस ऑफ मतलब वाटर मॉलिक्यूल जो हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन में टूटता है वो मैग्नीज क्लोराइड की हेल्प से टूटता है। तो मैग्नीज एंड क्लोराइड, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, बोरॉन पोलन जर्मिनेशन, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, एंड कैल्शियम मेम्ब्रेन फंक्शन, यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम मेम्ब्रेन फंक्शनिंग, इन सब के लिए रिक्वायर्ड हो जाता है। ठीक है, मॉलिब्डेनम का तो याद ही रहेगा आप लोगों को कि दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजिनेस एंजाइम एंड नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम के कोफैक्टर के रूप में ये काम करता है। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं, दैट इज दो टर्म हम पढ़ेंगे, एक टॉक्सिसिटी और एक क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से कम। ठीक है, तो दैट इज हम कोई भी मिनरल एलिमेंट है, आइदर इट इज माइक्रो एलिमेंट और मैक्रो एसेंशियल एलिमेंट, वो उसकी जैसे मान लो हमने अभी जब लिया था 10 to 12 कैल्शियम का, एक समझाने के लिए मैंने आपको लिया था, यदि ये 10 पार्ट पर मिलियन से कम हो जाता है या 12 से अधिक हो जाता है, इतनी रेंज में तो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम रेंज। ऑप्टिमम रेंज से कम हो गया तो हम उसको उस एलिमेंट की डेफिशिएंसी के रूप में पढ़ेंगे, और इससे ज़्यादा हो गया तो हम उस मिनरल एलिमेंट की टॉक्सिसिटी सिम्टम्स के रूप में पढ़ेंगे। अधिक हुआ तो टॉक्सिक हो जाएगा, कम हुआ तो डेफिशिएंट सिम्टम्स को प्रोड्यूस करेगा। तो अब पहले हम ये डेफिशिएंसी वाली चीज़ को पढ़ते हैं कि वो अपनी ऑप्टिमम रेंज से कम हो जाता है, दैट इज वो अपने क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से कम हो जाता है, यानी उस मिनरल एलिमेंट की कमी हो गई है। और कमी होने के कारण प्लांट्स जो हैं, कोई भी मिनरल एलिमेंट की कमी हो जाएगी तो वो कैसे बताएंगे, बोल के तो बताएंगे नहीं, वो अपने
प्लांट बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल सिम्टम्स शो करेंगे। उनकी जो बाह्य संरचना है उसमें कुछ ना कुछ अंतर हमें देखने को मिलेगा। एक नॉर्मल ग्रोइंग प्लांट वर्सेस एक कोई मिनरल एलिमेंट यदि डेफिशिएंट हो गया है तो प्लांट कैसे बताते हैं, दैट इज अपने मॉर्फोलॉजी में चेंजेस ला करके। ओके, तो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एलिमेंट बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड, डेफिशिएंट एलिमेंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स कैसे दिखाई देंगे, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस प्रोड्यूस करा के। ठीक है, अब यहाँ पर जब डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करते हैं तो हम फिर मोबाइल एलिमेंट डेफिशिएंसी, इमोबाइल एलिमेंट डेफिशिएंसी की बात करते हैं। तो मोबाइल एलिमेंट डेफिशिएंसी यानी सिंपल सा है, ये हमने प्लांट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में भी पढ़ा था। एक कोई प्लांट लगा हुआ है, अब ये इसका गमला है, अब सपोज यहाँ पर कैल्शियम, सल्फर, नाइट्रोजन, ठीक है, 3 की कमी हो गई और ये नई लीफ है, यंग लीफ है या बड है, ठीक है, फ्लोरल बड है। तो अब यदि कैल्शियम की कमी हो गई और सल्फर की कमी हो गई यहाँ सॉइल में, तो जो सॉइल सॉल्यूशन एब्जॉर्ब हो रहा है उसमें कैल्शियम एंड सल्फर या तो नहीं हो, मतलब बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, और बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो प्लांट को इसकी डेफिशिएंसी हो रही है। उस केस में क्या होगा, ये यहाँ से जाएगा और ये जो ग्रोइंग रूट है उसको सपोज 10 to 12 के बीच का चाहिए था लेकिन उससे कम मिल पा रहा है। तो कम मिल पा रहा है तो ये बड वगैरह की ग्रोथ या लीफ वगैरह की ग्रोथ जो होगी वो रिटार्ड हो जाएगी, रुक जाएगी। जबकि ये इसमें अभी जैसी कमी हुई वैसे तुरंत इसमें ओल्डर लीव्स जो है उनमें उसका सिम्टम दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसमें तो कैल्शियम ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्योंकि वो कैल्शियम और सल्फर दोनों के केस में ले लेते हैं, ये इमोबाइल एलिमेंट है। ठीक है, एक और केस लेते हैं, अब यहाँ नाइट्रोजन का केस लेते हैं, सपोज ये नाइट्रोजन का केस लेते हैं। नाइट्रोजन कम हो गया है, सॉइल में नाइट्रेट कम हो गया है, तो इसकी कमी सबसे पहले हमें किस में दिखाई देगी, ओल्डर लीफ में दिखाई देगी। क्या करेंगे, क्या प्लांट स्ट्रैटेजी लेता है कि ये पत्ती तो कुछ दिन में गिरने ही वाली है, तो इसका जितने भी मोबाइल एलिमेंट है उनको विड्रॉ कर लिया जाएगा और उनको ग्रोइंग टिप में भेज दिया जाएगा। तो यदि कोई मोबाइल एलिमेंट की डेफिशिएंसी होती है तो वो ओल्डर पार्ट से विड्रॉ कर लिया जाता है और उसको ग्रोइंग पार्ट में भेज दिया जाता है। जबकि यदि कोई इमोबाइल एलिमेंट की डेफिशिएंसी होती है तो वो सबसे पहले हमें ग्रोइंग पार्ट्स में दिखाई देती है, क्योंकि वो इमोबाइल हैं जो ओल्डर पार्ट में जो ये एलिमेंट है जैसे कैल्शियम, सल्फर, वो वहाँ से विड्रॉ ही नहीं किए जा सकते, वो अपनी कार्बन के साथ बॉन्डिंग के कारण फिक्स है, वो वहाँ से विड्रॉ नहीं किए जा सकते। तो सॉइल सॉल्यूशन जो एब्जॉर्ब हो रहा है उसमें उस पर्टिकुलर मोबाइल एलिमेंट की कमी है, तो इससे क्या है, ग्रोइंग पार्ट की ग्रोथ जो होगी वो रिटार्ड हो जाएगी। एक लाइन में इमोबाइल एलिमेंट की डेफिशिएंसी जो है पहले ग्रोइंग पार्ट में दिखाई देती है, जैसे कि कैल्शियम एंड सल्फर आर द एग्जाम्पल ऑफ इमोबाइल एलिमेंट, और जबकि जो मोबाइल एलिमेंट है उनकी डेफिशिएंसी हमें पहले ओल्डर पार्ट में दिखाई देती है। ओके, और इसके अलावा सेम एलिमेंट की डेफिशिएंसी सिम्टम्स डिफरेंट प्लांट में अलग अलग दिखाई दे सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ मोबाइल और इमोबाइल एलिमेंट का है, तो क्लोराइड, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब जो है मोबाइल एलिमेंट है और इनका डिफिशियंसी सिम्टम्स पहले हमें ओल्डर पार्ट में देखने को मिलेगा। जबकि बोरॉन, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, निकल, जिंक, ये जो है इमोबाइल एलिमेंट है और इनकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स हमें पहले यंग एंड ग्रोइंग पार्ट्स में दिखाई देगा। सल्फर जो है इन दोनों के बीच का है। ठीक है, इसके लिए सल्फर के लिए बेस्ट डेफिनेशन ये होती है रिलेटिव इमोबाइल, मतलब वो मूव कर सकता है लेकिन बहुत आसानी से मूव नहीं करता। ठीक है, तो कैल्शियम को तो जैसे हम बिल्कुल इनको तो हम क्लियरली किसमें रख रहे हैं, इमोबाइल एलिमेंट में रख रहे हैं, लेकिन सल्फर इज बिटवीन कैल्शियम एंड सल्फर इज बिटवीन मोबाइल एंड इमोबाइल एलिमेंट। एक चीज और है, ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट में कहीं पर इन्होंने एनसीईआरटी ने सल्फर को मोबाइल लिखा है और इस टॉपिक में दैट इज मिनरल न्यूट्रिशन में इमोबाइल लिखा है। दैट इज मेक इट क्लियर, सल्फर इज इमोबाइल। ओके, और रिलेटिव इमोबाइल उसके लिए परफेक्ट वर्ड है। अब दूसरी चीज है, तो हमने ये क्लियरली देखा कि जैसे किसी भी एलिमेंट की कमी हो रही है तो हमें नेक्रोसिस या क्लोरोसिस देखने को मिलेगा। नेक्रोसिस यानी टिश्यू डिके, क्लोरोसिस यानी जो वेन्स हैं वो पीली हो जाएंगी, पत्तियां जो हैं पीली हो जाएंगी। क्लोरोसिस जैसे कि आयरन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, मैग्नीशियम हुआ, इन सब की कमी के कारण हमें क्लोरोसिस देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये सब जो है क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर के लिए रिक्वायर्ड है।
क्लोरोसिस कब होगा? जब ये सब एलिमेंट कम होंगे तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा, जिसके कारण पत्तियां या वेन्स जो है वो पीले रंग की दिखाई देंगी। ओके, अब इसके बाद टॉक्सिसिटी ऑफ एलिमेंट पढ़ते हैं। तो टॉक्सिसिटी हमने पढ़ा है कि दैट इज 10 से 12 ऑप्टिमम रेंज है, इससे नीचे का क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से कम है तो दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी सिम्टम्स, और इससे अधिक है तो उसे हम टॉक्सिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट ये नहीं है कि चलो भाई मतलब डेफिशिएंसी को तो हम कुछ ये नहीं कर सकते, मतलब डेफिशिएंसी तो कम ही हो गई, लेकिन अधिक मात्रा में भी कोई मिनरल एलिमेंट है तो वो भी प्लांट्स के लिए नुकसानदायक हो जाता है। तो यहाँ पर मॉडरेट इंक्रीज देन ऑप्टिमम रेंज मिनरल आयन कॉन्सेंट्रेशन इन टिश्यू दैट रिड्यूस द ड्राई वेट ऑफ टिश्यू बाय अबाउट 10%। ठीक है, अब इस यहाँ पे भी दैट इज हम किसी एलिमेंट को टॉक्सिक कब बोलेंगे? जब वो किस प्लांट टिश्यू के ड्राई वेट को 10% रिड्यूस कर देता है। सपोज इसका 100 ग्राम होना चाहिए था, अब ये 90 ग्राम टिश्यू ड्राई वेट में, वो ड्राई वेट जो है रिड्यूस होकर के किसी मिनरल के एक्सेसिव होने पर वो ड्राई वेट 100 ग्राम से 90 ग्राम आ गया, दैट इज 10% रिड्यूस हो गया, तो दैट इज कॉल्ड टॉक्सिसिटी, वो एलिमेंट जो है टॉक्सिक है। ओके, अब यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है मैग्नीज टॉक्सिसिटी का। ठीक है, जब मैग्नीज अधिक अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो क्या क्या बदमाशी कर जाता है, वो चीज हमें पढ़ना है। तो मैग्नीज टॉक्सिसिटी हमें किस तरीके से दिखाई देती है? दैट इज ये ब्राउन स्पॉट है और उसके चारों ओर क्लोरेटिक वेन दिखाई देती है। क्लोरेटिक वेन यानी कि दैट इज सिंपल सा, इसके चारों ओर पीली पीली वेन्स दिखाई देंगे, ब्राउन स्पॉट के चारों ओर क्लोरेटिक वेन्स दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो और क्यों इस तरीके के सिम्टम्स डेवलप होते हैं? क्योंकि मैग्नीज जो है जब अधिक अमाउंट में हो जाता है तो वो आयरन और मैग्नीशियम के साथ कॉम्पीट करता है अपटेक के लिए। जैसे ये रूट है, यहाँ पर मैग्नीज ज़्यादा हो गया, ठीक है, मैग्नीज ज़्यादा हो गया तो आयरन और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, जो मैग्नीशियम का जो एब्जॉर्प्शन है वो उस मतलब 3 मैग्नीज के आयन हो गए, 1 कैल्शियम का हो गया, तो रूट क्या करेगी? मैग्नीज को ही एब्जॉर्ब करके ले गई। ठीक है, तो मैग्नीज कॉम्पीट विथ आयरन एंड मैग्नीशियम, ठीक है, फॉर अपटेक। फिर इसके बाद जब प्लांट के अंदर जब ये मैग्नीज पहुंच जाता है तो सपोज किसी एंजाइम का को फैक्टर जो है मैग्नीशियम है या उसका सबस्ट्रेट मैग्नीशियम है, तो उसकी जगह ये मैग्नीज फिट हो जाता है, तो कई सारे मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करेगा। तो एंड विथ मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विथ एंजाइम। ठीक है, इसके अलावा कैल्शियम जो है, कैल्शियम का हमने रोल देखा है, अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं कि मेरिस्मेटिक टिश्यू को कैल्शियम चाहिए होता है, टिश्यू सेल डिफ्रेंशिएशन के लिए कैल्शियम चाहिए हो रहता है, स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम चाहिए रहता है। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू यानी वहाँ डिवीजन होता है, स्पिंडल फाइबर बनेंगे, और मैग्नीज यदि अधिक है तो यहाँ पर ये मैग्नीज अधिक है और कुछ कैल्शियम आयन भी हैं तो उनको शूट टिप में जाने से रोकेगा, और शूट टिप में नहीं पहुंचा कैल्शियम तो क्या होगा? मेरिस्मेटिक टिश्यू डिवीजन को स्टॉप कर देंगे, दैट इज ग्रोथ जो है रिटार्ड हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हम मैग्नीज की क्या क्या बदमाशियां देख रहे हैं। मैग्नीज की अधिकता होती है तो ब्राउन स्पॉट विथ क्लोरेटिक सराउंडेड बाय क्लोरेटिक वेन, वो आयरन और मैग्नीशियम के साथ कॉम्पीट कर रहा है अपटेक के लिए, एंजाइम के साथ मैग्नीशियम की जगह खुद जाकर के जुड़ जा रहा है, कैल्शियम के ट्रांसलोकेशन को शूट टिप पे मतलब कैल्शियम को शूट टिप में जाने से रोक रहा है। इसके अलावा ठीक है, ये है। अब इसके कारण देखो ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं, ब्राउन स्पॉट विथ क्लोरेटिक वेन, ये जो है एक्चुअली आयरन और मैग्नीशियम और कैल्शियम की डेफिशिएंसी का सिम्टम्स है। अब एक किसान देख रहा है कि उसकी जो क्रॉप है, फसल है, उसमें ब्राउन स्पॉट विथ क्लोरेटिक वेन दिखाई दे रहा है, तो वो सोचेगा कि मेरी सॉइल में या तो कैल्शियम कम हो रहा है, या आयरन कम हो रहा है, मैग्नीशियम कम हो रहा है। वो उसको ठीक करने के लिए क्या करेगा? आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम को डालेगा, लेकिन उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि आयरन मैग्नीशियम एंड कैल्शियम वो तो नॉर्मल अमाउंट में प्रेजेंट थे। बदमाशी कौन कर रहा था? सब ऑप्टिमम रेंज में प्रेजेंट थे, लेकिन मैग्नीज अधिक था, इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही थी। देन तो मतलब इन जो सिम्टम किसी टॉक्सिक मैग्नीज टॉक्सिसिटी के जो सिम्टम्स आए वो मैग्नीज के नहीं आए, वो किनके आए? दूसरे एलिमेंट की डेफिशिएंसी सिम्टम्स आए। ठीक है, तो यही चीज बोल रहा है इन ये दैट इज इंड्यूस डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, मीन्स मैग्नीज टॉक्सिसिटी सिम्टम मीन्स एक्चुअली डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, केवल डेफिशिएंसी सिम्टम हो तो समझ में आता है, वो चीज को सप्लाई कर दो, प्लांट की ग्रोथ नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन कोई एलिमेंट
खुद अधिक अमाउंट में प्रेजेंट होकर के जो दूसरे एलिमेंट जैसे कि ये 3 मैग्नीशियम, आयरन एंड कैल्शियम अपने ऑप्टिमम रेंज में प्रेजेंट है, बट अपना वो नहीं, मतलब मैग्नीज उनकी ट्रांसपोर्टेशन को, उनके अपटेक को, सबको प्रिवेंट कर रहा था। ठीक है, तो दिस इज मैग्नीज टॉक्सिसिटी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक इसमें लेते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ, मतलब जैसे ये रूट है, ठीक है, रूट है। अब यहाँ सॉइल में ये मिनरल एलिमेंट प्रेजेंट है, सॉइल सॉल्यूशन में मिनरल एलिमेंट प्रेजेंट है, तो मोस्ट ऑफ द मिनरल एलिमेंट का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो एक्टिव प्रोसेस होती है। एक तो ये कैटायंस, मोस्टली कैटायंस के रूप में है, तो वो किसी भी चार्ज, मतलब चार्ज पार्टिकल है तो किसी भी सरफेस से बाइंड होते हैं, दैट्स वाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और रूट की जो सेल्स हैं उसके कंपैरिजन में यहाँ पर इनका लो कंसंट्रेशन होता है, तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाना है, इस वजह से भी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में भी हमने पढ़ा था कि ये नहीं लेना है कि सभी मिनरल एलिमेंट का एब्जॉर्प्शन जो होता है एक्टिव होता है, कुछ मिनरल एलिमेंट पैसिवली भी एब्जॉर्ब होते हैं और कुछ जो है एक्टिवली भी एब्जॉर्ब होते हैं। और इनका एब्जॉर्प्शन जो है 2 फेजेस में होता है। पहला तो इनको एपोप्लास्ट में लिया जाता है, एपोप्लास्ट में लिया जाता है, तो एपोप्लास्ट जो है वो क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस एंड सेल वॉल, जो कि नॉन लिविंग होता है, तो वहाँ तो कोई सिलेक्शन का क्राइटेरिया नहीं होता। और हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में पढ़ा है कि सिलेक्शन जाकर के कहाँ किस लेवल पर होता है, दैट इज एंडोडर्मिस में होता है। एंडोडर्मिस के एंडोडर्मल सेल जो है उनमें कैस्पीरियन स्ट्रिप होती है, दैट इज जो कि सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, जो रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल में इस तरीके से सुबेरिन डिपॉजिट होता है, जो कि हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस है। ठीक है, तो अब कोई भी मिनरल सॉइल सॉल्यूशन को एंटर होना है तो यहाँ से एंटर होगी और यहाँ से निकलेगी, और यहाँ से एंटर होगी तो उसको सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, एंडोडर्मिस की सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। और जब वो एंडोडर्मिस की सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी तो सेल मेम्ब्रेन पर जिन जिन एलिमेंट के ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होंगे वही अंदर जाएंगे, बाकी रुक जाएंगे। सपोज यहाँ पर सॉइल सॉल्यूशन में सॉइल सॉल्यूशन में XYZ 3 एलिमेंट हैं, ठीक है, X का प्रोटीन प्रेजेंट है, Y का प्रोटीन प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन पर Z का प्रोटीन नहीं है, तो Z की जर्नी जो होती है दैट इज एंडोडर्मिस पर खत्म हो जाएगी, जबकि X और Y जो है सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के थ्रू एंडोडर्मिस की सिम्प्लास्ट में ले लिए जाएंगे और फिर वो आगे की जर्नी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज है। तो दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट इन 2 फेज। फर्स्ट फेज में क्या होता है, फास्ट अपटेक इन आउटर और फ्री स्पेस, जिसे कि हम एपोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक पेसिव प्रोसेस होती है और स्लो प्रोसेस, पेसिव प्रोसेस होती है। फिर उसके बाद जो सेकेंड फेज होती है जिसमें कि हम मिनरल एलिमेंट को सिम्प्लास्ट में लेते हैं, वो स्लो प्रोसेस होती है और मोस्टली एक्टिव प्रोसेस होती है। ठीक है, तो सिम्प्लास्ट को हम इनर स्पेस भी कहते हैं, एपोप्लास्ट को हम फ्री या आउटर स्पेस भी कहते हैं, जो कि नॉन लिविंग होता है, जबकि इनर स्पेस या सिम्प्लास्ट जो होता है वो लिविंग स्पेस, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल होता है। ठीक है, एनसीईआरटी ने यहाँ पे एक चीज गलत लिखी हुई है, उन्होंने लिख दिया है कि एपोप्लास्ट में आयन चैनल होता है। ठीक है, आयन चैनल कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन पर, और सेल मेम्ब्रेन क्या है, लिविंग है। ठीक है, तो सेल वॉल में कोई आयन चैनल नहीं होते हैं। ओके, इस चीज को याद रखिएगा। तो सिंपल है, जो आउटर या फ्री स्पेस है जिसे हम एपोप्लास्ट कह रहे हैं वो नॉन लिविंग है, वहां पर तो सीधे बल्क फ्लो होता जाएगा, मिनरल एलिमेंट्स आते जाएंगे। फिर एंडोडर्मिस के लेवल पर हम देखेंगे जो भी मिनरल एलिमेंट एपोप्लास्टिक पाथवे से आ रहे हैं, बल्क फ्लो के थ्रू आ रहे हैं सॉइल सॉल्यूशन में, उनको उनमें जो भी मिनरल एलिमेंट है उनका सिलेक्शन जो होगा वो जाकर के एंडोडर्मिस के लेवल पर होगा। एंडोडर्मिस में सारे मिनरल एलिमेंट जिनके भी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन एंडोडर्मल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है वो सिलेक्शन के बेसिस पे सिम्प्लास्ट में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, अब जब कोई भी मिनरल एलिमेंट मूवमेंट ऑफ एलिमेंट को, एलिमेंट की मूवमेंट को इनफ्लक्स या ईफ्लक्स कहते हैं। इनफ्लक्स यानी अंदर आना, ईफ्लक्स यानी बाहर जाना। ठीक है, मिनरल एलिमेंट ट्रांसलोकेशन जो होता है वो ट्रांसपिरेशन पुल के कारण होता है, एसेंट ऑफ सेप दैट इज जाइलम के थ्रू जो ये मिनरल एलिमेंट है सॉइल में डिसॉल्व होकर के मूव होते हैं, और उनको ऊपर चढ़ाने का काम जो होता है वो नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट इज मेनली नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक दैट इज ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू होता है। ठीक है, अब सॉइल में हम बोल रहे हैं कि सॉइल में मिनरल्स होते हैं, तो सॉइल में मिनरल आते कहाँ हैं, सॉइल में ऐसा क्या हो रहा है कि सॉइल में मिनरल है। तो एक्चुअली सॉइल के फॉर्मेशन की प्रोसेस में हम वीदरिंग देखते हैं। वीदरिंग में जैसे ये इतना बड़ा चट्टान है तो ये धीरे धीरे से टूटता जा रहा है, डिग्रेड होता जा रहा है, आइदर इट इज
केमिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी या बायोलॉजिकल एक्टिविटी, किसी भी तरीके से। और ये रॉक मिनरल है, ठीक है। रॉक्स किसके, मिनरल से ही तो बने होते हैं, तो ये धीरे धीरे घुल करके सॉइल में मिलते जाते हैं। तो सॉइल में जो मिनरल होते हैं उनका सोर्स जो होता है वो रॉक होता है, जो धीरे धीरे से घिस करके सॉइल में मिनरल को पहुंचाते जाता है, ठीक है। तो विदरिंग एनरिच द सॉइल विद डिजोल्व आयरन एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। सॉइल इज रिजर्वायर ऑफ मोस्ट ऑफ मिनरल। सॉइल में ही नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सॉइल में वाटर होता है, और प्लांट की जो रूट है वो सॉइल का जो जाल है, मैट्रिक्स है, उसमें अपने आप को फिक्स करती है। तो सॉइल जो है प्लांट को फिक्स करने का भी काम करता है। अब सिंपल सी बात है बेटा, जब फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो फर्टिलाइजर यानी किसी सॉइल में किसी एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो रही है, कमी हो रही है, तो हम खाद डाल के, फर्टिलाइजर डाल करके उस कमी को पूरा कर देते हैं। तो ये फर्टिलाइजर हमें खेतों में ही क्यों डालना पड़ता है? हम जंगल में तो कभी नहीं जाते हैं कि चलो जंगल के पौधों को फर्टिलाइजर की कमी हो रही है तो हम वहां जा करके खाद डाल करके आ जाएं, ऐसा हम कभी नहीं करते हैं। तो इसका क्या कारण है? तो इसका सिंपल सा रीजन ये होता है बेटा, जैसे ये खेत है, ठीक है, इतना ये जो एरिया है ये खेत है। अब यहाँ पर हमने कोई भी खेती की, सपोज हमने गेहूं की क्रॉप ग्रो कराई, ठीक है। अब गेहूं की क्रॉप जब पक जाएगी, कट जाएगी, उसकी हार्वेस्टिंग हो गई, तो ये हमने हार्वेस्ट कर लिया। अब इस खेत को हमें नेक्स्ट क्रॉपिंग के लिए रेडी करना है। तो हम यहाँ पर इतना टाइम तो दे नहीं सकते हैं ना कि जस्ट मिनट, ठीक है, इसको हमने हार्वेस्ट किया। अब हार्वेस्ट करने के बाद ये खेत इस तरीके से है, ठीक है, क्रॉप भी निकाल ली, और जो रिमेनिंग उसके स्टंट वगैरह बचे, जो स्टंप वगैरह जो बचे हुए हैं, उनको भी वहां से काट के अलग कर दिया। जबकि एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या होता है, ये प्लांट है, ये हमेशा ग्रो करते रहते हैं, इनसे पत्तियां जमीन में गिरती हैं, उन पत्तियों में जो भी एलिमेंट्स हैं वो मतलब मिनरलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू वापस से सॉइल में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये अपने आप अपनी सेल्फ सस्टेन्ड इकोसिस्टम में, कभी आप नहीं गए होगे कि हाँ भाई जंगल में चलो थोड़ी सी खाद डाल के आ जाते हैं। वो पौधे जंगलों में, मतलब जहाँ नेचुरल इकोसिस्टम होता है, वहाँ आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप उनको बस डिस्टर्ब मत करो, वो अपने आप अपनी अपनी देखभाल खुद करने में कैपेबल होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम एग्रीकल्चर फील्ड की बात करते हैं, तो जैसे ही क्रॉप हार्वेस्ट होती है, तो इसके जो ये पत्तियां वत्तियां बची हुई थी, हम उसको वहाँ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमें यहाँ पर नेक्स्ट क्रॉप लेनी है। यदि हम इसको यहीं छोड़ देते तो 1-1.5 साल में ये इसका मिनरलाइजेशन हो जाता, और इन पत्तियों में जो भी एलिमेंट है, मिनरल एलिमेंट्स हैं, वो वापस सॉइल में पहुंचा दिए जाते। तो हम जब बार बार क्रॉप लेते रहते हैं और सॉइल को रीजनरेट होने का, यानी उसको फिर से उसका मौका ही नहीं दे पाते हैं, तो क्या है कि जब कभी भी जैसे ये क्रॉप ग्रो हुई तो इसने सॉइल में प्रेजेंट मिनरल न्यूट्रिशन को ले लिया, अब ये नेक्स्ट क्रॉप ग्रो हो रही है, ये नेक्स्ट क्रॉप ग्रो हो रही है, इसने फिर मिनरल एलिमेंट्स को यहाँ से ले लिया। तो ऐसे करते करते सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो रिड्यूस होते जाती है, क्योंकि वहाँ पर मिनरल एलिमेंट्स कम होते जाते हैं। तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, और इन फर्टिलाइज़र में आप देखो मैक्रो एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और माइक्रो एलिमेंट भी होते हैं, ठीक है। और ये जो है, जो भी सॉइल की एनालिसिस करके हमें पता चलता है कि ये एलिमेंट की कमी हो रही है, या जैसे नाइट्रोजन, यूरिया तो जनरली डाला ही जाता है, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन का हमने देखा कि ग्रोथ के लिए ग्रेटेस्ट अमाउंट में रिक्वायर्ड है, तो इस तरीके से सप्लाई करना पड़ता है। ओके, तो नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन का गुणगान करना है बेटा। नाइट्रोजन चाहे कोई सा भी नेचुरल इकोसिस्टम हो या एग्रीकल्चर इकोसिस्टम, जो कि मैन मेड इकोसिस्टम है, दोनों में ही नाइट्रोजन लिमिटिंग फैक्टर के रूप में होता है। एटमॉस्फेयर में 79% मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है, ठीक है, लेकिन इसको प्लांट डायरेक्टली, जैसे हम ऑक्सीजन डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, वैसा उसको नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेयर में जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है, वो किस तरीके से पौधों को पहुंचाई जाती है। तो एक तरीका तो ये है नाइट्रोजन फिक्सेशन। पहला तरीका हम ये देख रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें क्या किया जाता है कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो केवल प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल सिस्टम में केवल प्रोकैरियोट्स जो कि मोनेरा में रखे गए हैं, वही जो है मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजिनस एंजाइम, जो कि आयरन मोलिब्डेनम
प्रोटीन होता है, ठीक है। कन्वर्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया इज टर्म्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल सिस्टम में आप एक चीज को याद रखिए कि यदि नाइट्रोजनस एंजाइम काम कर रहा है तो वो N2 को NH4 में NH3 में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि N2 जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे नाइट्राइट और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के रूप में भी कन्वर्ट होता है, और इसका नाइट्रोजन का ऑक्सीजनेशन होना है यानी और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन होना है, तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो लाइटनिंग, जो बारिश के समय बिजली चमकती है, लाइटनिंग प्रोसेस और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोवाइड करा देती हैं। तो मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, ये लाइटनिंग हुई तो ये NOx दैट इज नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये तो अपने आप हो रहा है, दैट इज मतलब फिजिकल फैक्टर है। ये बायोलॉजिकल सिस्टम में तो हमने देखा N2 अमोनिया में कन्वर्ट होता है, लेकिन नेचुरली भी मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कन्वर्ट होती है, और ये प्रोसेस भी जो होती है दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाती है। इन सब चीज़ों के बारे में अभी वो जो ग्राफ दिया हुआ है NCERT में उसमें हम और अच्छे से पढ़ेंगे। नाइट्रोजन के ऑक्साइड का सोर्स कहाँ क्या क्या है, एक तो इंडस्ट्रियल कंबशन जो होता है उससे भी हम देखते हैं कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट फायर, तो फायर हुई यानी हीट एनर्जी जनरेट हुई, वहाँ पे भी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन होकर के नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन जाएंगे। और जो ये पावर जनरेटिंग स्टेशन है जैसे NTPC, वहाँ पे भी हम देखते हैं कि बिकॉज ऑफ इस एक्टिविटी के कारण नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का बनना होता है। अब यहाँ पर इनको पढ़ने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं, ये वाला ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन का, ठीक है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को। तो यहाँ पर देखो बेटा 79% मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और हमने अभी जस्ट पढ़ा कि दैट इज नाइट्रोजन जो है एमिनो एसिड्स में, हार्मोन्स में, विटामिन्स में, इन सभी भी चीज़ों में प्रेजेंट होती है। और सॉइल में जितने भी एलिमेंट्स, मिनरल एलिमेंट्स है, उसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है प्लांट्स को, ओके। तो यहाँ पर आप देखो ये 79% नाइट्रोजन है जिसको प्लांट या एनिमल डायरेक्टली कोई भी यूज़ नहीं कर सकता है, तो हमें उसको किस फॉर्म में लेकर के आना पड़ता है, या तो NO3 या NO2 या अमोनिया के, इन 3 रूप में लेकर के आना पड़ता है। तो ये मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है, तो पहला जो इसको लाने का काम कर रहे हैं, मतलब ये पहला नहीं, मतलब ये सारी प्रोसेस है। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हम देखते हैं N2 जो है NH3 के रूप में कन्वर्ट कर दी जाती है विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजनस एंजाइम। वैसे इंडस्ट्रियल ये तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो गई। इंडस्ट्री में जो फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं ना, यूरिया वगैरह बनाया जाता है, तो उसमें भी मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को NH3 के फॉर्म में ही कन्वर्ट किया जाता है। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ो, दैट इज बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन। और इंडस्ट्री में जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन, जैसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, वो NH3 के फॉर्म में कन्वर्ट करती है, फिर इससे यूरिया बनाती है, ठीक है। देन इलेक्ट्रिकल N2 फिक्सेशन होता है, जो कि हमने अभी लाइटनिंग और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से देखा, तो उसमें NH3 नहीं बनता बल्कि NO3 बनता है, ठीक है। जब लाइटनिंग होती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की एनर्जी मिलती है, तो जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, और उसके लिए हीट को एनर्जी कौन प्रोवाइड करा रहा है, लाइटनिंग या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब देखो यहाँ पर ये क्या बना, यहाँ पर ये क्या बना, अमोनिया, ठीक है। और इन्होंने तो डायरेक्टली NO3 बना दिया जो प्लांट को चाहिए, ठीक है। अब ये अमोनिया बनाना, तो अमोनिया कन्वर्ट होता है NO2 में। अमोनिया से नाइट्रेट का कन्वर्शन, NH3 से NO3 का कन्वर्शन जो होता है, इसको हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। नाइट्रिफिकेशन 2 स्टेप में होता है। पहले यहाँ पर जैसे ये अमोनिया बन गया, सॉइल में बना है, ठीक है। यहाँ मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है अमोनिया को कन्वर्ट करेंगे, जैसे नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोसोकोकस, ये बैक्टीरिया जो है अमोनिया का ऑक्सीडेशन करके उसको नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। फिर नाइट्रोबैक्टर जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं, जिन्हें हम नाइट्रेट बैक्टीरिया भी कहते हैं, वो NO2 को NO3 में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो सॉइल में देखो NO3 भी है, NO2 भी है और अमोनिया भी है। प्लांट पसंद करता है, सॉइल पसंद करती है NO3 के रूप में इसको एब्जॉर्ब करना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमने 2 स्टेप को कंप्लीट किया है। एक तो हमने N2 फिक्सेशन देखा, बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन अमोनिया बनाता है, इंडस्ट्रियल N2 फिक्सेशन भी अमोनिया बनाता है, लेकिन जो लाइटिंग वगैरह से होता है वो सीधे नाइट्रेट बना देता है।
ये नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो एक चीज हमने पढ़ा, एक चीज हमने यहाँ पर पढ़ी, दैट इज N2 फिक्सेशन। ठीक है, अब दूसरा स्टेप हम पढ़ रहे हैं, दैट इज द नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में हमने क्या देखा, जो NH3 बना है उसको हमने कन्वर्ट कराया NO3 में वाया NO2। NH3 से NO2 नाइट्राइट बैक्टीरिया करते हैं, जो नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोसोकोकस हैं, NCERT के एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। और NO2 को NO3 में कन्वर्ट करने का काम जो है नाइट्रेट बैक्टीरिया करते हैं। ये भी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है क्योंकि नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस हो रही है, और ये काम जो है नाइट्रोबैक्टर करते हैं। अब ये पहुंच गए, ये सॉइल में है। अब प्लांट्स अधिकतर इसको यूज करेंगे, लेकिन कुछ अमाउंट में इस तरीके से भी एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट ने इनको एब्जॉर्ब किया, फिर इसको अमीनो एसिड में अमीन ग्रुप के रूप में, दैट इज NH2 ग्रुप के रूप में सेव कर लिया, मतलब अमीनो एसिड का पार्ट बन गया। अमीनो एसिड से प्रोटीन बना। ठीक है, अब ये जैसे प्लांट बायोमास है, हमने प्लांट खाया तो वो एनिमल्स की बॉडी में पहुंच गया। हर एक एनिमल, प्लांट्स मतलब पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक लाइफ होती है, उसके बाद वो डिके होते हैं। जैसे पत्तियां हैं, जमीन में गिर गई, ठीक है, ये जमीन में गिर गई, तो फिर इस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करना शुरू करेंगे। तो तीसरी प्रोसेस होती है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन में हम देखेंगे जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है वो अमोनिया में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ फिर ये काम जो है फिर कौन करेंगे, माइक्रोब्स करेंगे। जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, जो हमारी बॉडी में प्रोटीन्स, विटामिन, हार्मोन के रूप में है, उससे उसको डिग्रेड करके उससे अमोनिया को रिलीज करेंगे। तो ये अमोनिफिकेशन हुआ। अब ये अमोनिया यहाँ पर है, फिर ये इस तरीके से साइकिल में आ जाएगी। अब जब हम एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी, मतलब अर्थ की जिम्मेदारी ये भी बनती है ना कि जितना लिया उतना वापस करो। तो उसके लिए कुछ बैक्टीरियाज होंगे, जैसे कि स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस एंड थायोबैसिलस। ठीक है, स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस एंड थायोबैसिलस। तो ये क्या करेंगे, जो नाइट्रेट बनती रहती है, मान लो 100 मॉलिक्यूल बने, तो जितने इधर से आए थे ऑलमोस्ट बैलेंस में रहता है। हमारा एटमॉस्फेयर में जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है वो 79% मेंटेन है, तो हम ले भी रहे हैं और उसको वापस भी कर रहे हैं। तो ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है NO3 को NO2 में, सॉरी, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते रहे। ठीक है, तो ये जो है ये पूरी प्रोसेस है। अब एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में आप देखोगे, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में आप देखोगे कितने स्टेप हमने पढ़े। पहला N2 फिक्सेशन पढ़ा, फिर दूसरा हमने क्या पढ़ा, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन जल्दी से बोलो क्या पढ़ा हमने नाइट्रिफिकेशन में, दैट इज अमोनिया का NO3 में कन्वर्शन। फिर NO3 को एब्जॉर्ब किया प्लांट वगैरह ने और उसको ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया। अब ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्शन जो हो गया, दिस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। अमोनिया बन गया, फिर जो अमोनिया बनता रहेगा इधर से और इधर से, ये साइकिल में इस तरीके से रहेगा। जितना हमने एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लिया है उतना हम रिटर्न भी करते जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो NO3 को N2 में कन्वर्ट करते रहते हैं। ओके, तो ये चार्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सा हो जाता है। ये चीज़ हम पढ़ चुके थे। अमोनिफिकेशन, अब कहीं ज़रूरत है उस ग्राफ के बाद नहीं, दैट इज अमोनिफिकेशन, दैट इज ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्शन होना। उसके बाद हम नाइट्रिफिकेशन देखते हैं, अमोनिया को हम नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। 2 स्टेप में हमने देखा, दैट इज ये अमोनिया पहले NO2 में कन्वर्ट हो रही है, ये इक्वेशन याद करना है आपको, फिर ये जो है इसमें कन्वर्ट हो रहा है। अब ये जो 2 यहाँ पर नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस हैं जो NO2 बनाते हैं अमोनिया से, और यहाँ पर हम देखते हैं दैट इज नाइट्रोबैक्टर है, जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, और ये नाइट्राइट नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। ठीक है, ये है कीमो ऑटोट्रॉफ। ये क्यों हमें ये काम करके दे रहे हैं, क्योंकि जब ये अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं तो रिलीज होने वाली एनर्जी को वो अपनी मेटाबॉलिज्म में यूज करते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफ हैं, फूड सिंथेसिस में यूज करते हैं। ठीक है, तो इससे जो एनर्जी रिलीज होगी वो उनके काम आएगी, और इस प्रोसेस में उन्होंने अर्थ का या हमारे इकोसिस्टम का कितना भला कर देते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ देखो सिंपल सा है, सब अपना अपना काम करते रहे ना तो कई लोगों का, दूसरे लोगों का भला होता रहता है। अब ये नहीं देखना कि उनने अब यही सोचे मैं नाइट्रोजन साइकिल में इतना इंपॉर्टेंट स्टेप कर रहा हूँ, लेकिन और लोग तो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वो वहीं रोक देगा। तो ऐसा तो होता नहीं है ना, सबका अपना अपना सिंपल सा है। हर बार हमने बात की है, एक हम है, हमें सेल्फ कॉन्शियसनेस है, तो हमें सबसे ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए, लेकिन
इकोसिस्टम को या अर्थ को सबसे ज़्यादा नुकसान हम पहुंचा रहे हैं। ये इन बेचारों में कोई कॉन्शियसनेस नहीं, सॉरी कॉन्शियसनेस है, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, फिर भी वो अपना काम करके इतने सालों से अर्थ को अच्छे से बना करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो अपना अपना काम करते जाओ, दुनिया चलती रहती है। दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। हमेशा अपना बेटर वर्जन लाना ही ज़रूरी होता है। आपको जो भी काम सौंपा गया हो, आपको अच्छा लग रहा हो नहीं लग रहा हो, वो आपकी ड्यूटी है, आपको करना है। ठीक है, कि प्लांट फिजियोलॉजी तो कोई मतलब की नहीं है, MBBS में काम नहीं आएगी, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखो यहाँ पर देखो, ये नाइट्रेट आई थी सॉइल में, वो रूट एब्जॉर्ब कर लेगी। रूट एब्जॉर्ब की और उसको एसेंट ऑफ सेप्ट से, मतलब सॉइल सॉल्यूशन ट्रांसपिरेशन पुल से खिंचता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा, लीफ में पहुँच जाएगा। लीफ उसको फिर से अमोनियम में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, देखो क्या हुआ है, NH3, यदि नाइट्रोजन फिक्सेशन है तो वो कन्वर्ट हुआ NO3 ट्रांसपोर्ट हुआ, NO2 भी कुछ ट्रांसपोर्ट होगा, कुछ अमोनियम आयन भी ट्रांसपोर्ट होंगे। देन फाइनली लीफ जो है इस जो भी NO3 NO2 है उसको फाइनली NH3 में कन्वर्ट कर देगी। फिर इसका यहाँ पर प्रोटोनेशन होगा, इससे हाइड्रोजन आयन जुड़ जाएगा, प्रोटॉन जुड़ जाएगा और ये NH4 में कन्वर्ट हो जाएगा। NH4 में कन्वर्ट होने के बाद फिर मेटाबॉलिज्म में ये एमिनो एसिड के अमीन ग्रुप के रूप में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तुमको आप लोगों को इतना ये बता दे रही हूँ कि प्लांट में क्या क्या हुआ। प्लांट ने नाइट्रेट, उनका प्रिफर्ड है, फेवरेट है नाइट्रेट, उसमें एब्जॉर्ब करने के बाद उसको उन्होंने क्या किया, नाइट्रेट में कन्वर्ट किया, लीफ ने अमोनिया में कन्वर्ट किया, वहीं पर वो प्रोटोनेशन हुआ, दैट इज अमोनियम आयन में कन्वर्ट हुआ और अमोनियम आयन इनकॉर्पोरेट कर लिया गया एमिनो एसिड के एमिन ग्रुप के रूप में। ठीक है, डीनाइट्रिफिकेशन, NO3 का मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना, स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस एंड थायोबैसिलस। बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन की अब हम बात करते हैं। तो बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन किसी भी यूकैरियोटिक के पास ये क्षमता नहीं है, ये क्षमता सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स के पास है। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को NH3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, दिस इज मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, और इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजनस एंजाइम विच इज आयरन मोलिब्डेनम प्रोटीन, वो उसको NH3 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये ग्राफ हमने देख लिया, चार्ट देख लिया था। अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ प्रोकैरियोट्स में कैपेसिटी है, तो प्रोकैरियोट्स कई तरीके से N2 फिक्स करना चाहते हैं। फ्री लिविंग स्टेट में भी करते हैं, लेग्यूम सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी करते हैं। तो N2 फिक्सर, तो जितना भी बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन हो रहा है वो अमोनिया के फॉर्म में ही होना है, ये हम देख के आ चुके हैं। तो एजोटोबैक्टर, बेजरिंकिया एंड एजोस्पिरिलम, ये फ्री लिविंग, उनको किसी का साथ नहीं चाहिए, फ्री लिविंग स्टेट में N2 फिक्स करना जानते हैं, वो उनमें नाइट्रोजनस एंजाइम होगा, वो फिक्स कर लेंगे। ठीक है, तो ये, और इसके बाद ये फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया है। ठीक है, तो अब देखो हमने कई टाइप की बात की, तो पहला फ्री लिविंग एरोबिक हमने देखा, दूसरा जिसमें हम एजोटोबैक्टर, बेजरिंकिया और एजोस्पिरिलम देख रहे हैं, फ्री लिविंग है लेकिन एनारोबिक है, रोडोस्पिरिलम। और बिल्कुल फ्री लिविंग स्टेट में हम देखेंगे दैट इज एनाबीना नॉस्टॉक, ये कौन है, साइनोबैक्टीरिया, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी है। सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हम देखते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं, और कुछ जो होते हैं नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं। तो ये लेग्यूमिनस के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन तो क्लास 6-7 से हम पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज लेग्यूमिनस प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन राइजोबियम बैक्टीरिया करता है, जो कि हमें थोड़ा डिटेल में भी पढ़ना है। और नॉन लेग्यूमिनस के साथ जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में N2 फिक्सेशन करता है वो फ्रैंकिया है, जो कि नॉन लेग्यूमिनस, जैसे कि एल्नस जो है एक एग्जाम्पल है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट का। पूरी प्रोसेस वही होगी, बस इतना याद रखिए ये एल्नस जो है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, वैसे भी ये याद रहेंगे क्योंकि मॉर्फोलॉजी में हम लेग्यूमिनेसी फेबेसी फैमिली पढ़ते ही हैं। तो अल्फाल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिल्स, गार्डन पी, ब्रॉड बीन, क्लोवर बीन, ये सब जो है लेग्यूमिनस प्लांट के एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पर देखो नोड्यूल फॉर्मेशन। ठीक है, तो नोड्यूल फॉर्मेशन में इस इमेज को देखते हैं, ये देखो ये प्लांट है, ये लेग्यूमिनस प्लांट, सपोज राइजोबियम का ही केस ले रहे हैं। ठीक है, ये लेग्यूमिनस प्लांट है, ये राइजोबियम जो कि बेसिलस बैक्टीरिया है। जब वो सॉइल में फ्री लिविंग स्टेट में रहता है तो वो एरोबिक बैक्टीरिया होता है। सॉइल में जब वो फ्री लिविंग स्टेट में है तो फ्री लिविंग स्टेट में वो N2 फिक्स नहीं कर पाता राइजोबियम, वो तभी करेगा जब वो लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में नोड्यूल बना करके रह रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, अब देखो ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, यहीं पर ये राइजोबियम बैक्टीरिया है।
जब ये लेग्यूमिनस प्लांट की रूट के पास आता है तो ये कुछ एंजाइम्स का सिक्रीशन करता है और रूट की एपिडर्मल एंजाइम्स का सिक्रीशन करता है, और यहाँ पर हम देखते हैं रूट जो है, रूट हेयर जो है कर्ल हो जाता है, हुक के फॉर्म में आ जाता है। और ये एंजाइम का सिक्रीशन किया, इसने रूट हेयर की सेल वॉल को डिग्रेड किया और एंट्री ले ली रूट हेयर में, और इस तरीके से ये थ्रेड, इन्फेक्शन थ्रेड को प्रोड्यूस करता है। ये बैक्टीरिया एंटर होते जाते हैं और डिवाइड होकर के अल्टीमेटली ये पहुंच जाते हैं रूट की कॉर्टेक्स के सेल में, जो कि पैरेन्काइमा सेल होती हैं। जैसे ये रूट कॉर्टेक्स सेल है, यहाँ पर पहुंच गए तो यहाँ पर ये बैक्टीरिया खूब ज़्यादा डिवीजन शो करते हैं और अपने बहुत अधिक संख्या में हो जाते हैं, और इसके अलावा इन रूट कॉर्टिकल सेल्स को डिवीजन के लिए प्रमोट करते हैं। तो ये रूट कॉर्टिकल सेल जैसे बार बार डिवाइड होती जाएगी तो ये इस तरीके से नोड्यूल के फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, यही चीज़ें हैं। तो यही है नोड्यूल फॉर्मेशन में हम देखेंगे राइजोबियम अटैच टू एपिडर्मल सेल एंड रूट हेयर सेल। ठीक है, रूट हेयर कर्लिंग होगी, हुक बनेगा, इन्वेशन ऑफ रूट हेयर, इन्फेक्शन थ्रेड बनेगा, बैक्टीरिया रूट की कॉर्टेक्स सेल में पहुंचेंगे, वहाँ रूट कॉर्टिकल सेल बार बार डिवाइड होती जाएगी जिसके कारण नोड्यूल या गांठ बन जाएगी, और इस कॉर्टिकल सेल में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो डिफ्रेंशिएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल के रूप में डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज और याद रखो, क्योंकि हाँ, ये जैसे यहाँ पर ये रूट नोड्यूल बन गया, यहाँ पर ये पूरी रूट थी, इसको ये सोचो ये कोई इमेज नहीं है, यहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम दैट इज वेस्कुलर बंडल थे, तो वेस्कुलर बंडल यहाँ रूट नोड्यूल तक पहुँचा दिए जाते हैं। इस रूट नोड्यूल तक पहुँचा दिए जाएंगे। रूट की एनाटॉमी याद करो, अदरवाइज तो ये यहाँ पर ये एक्सार्च जाइलम होता है और स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल होते हैं। तो ये वेस्कुलर बंडल की सप्लाई जो है यहाँ तक पहुँचा दी जाती है, जिससे कि ये जो कॉर्टिकल सेल में बैक्टीरिया है उनको फूड भी आसानी से पहुंच सके, और रूट नोड्यूल में ये बैक्टीरिया जो एंटो फिक्सेशन कर रहे हैं उसको भी जाइलम ले जा सके वहां सके। मतलब दैट इज कनेक्शन। वेस्कुलर सप्लाई इसलिए बनाई जाती है कि देना और लेना दोनों काम वहां से डायरेक्टली वेस्कुलर टिश्यू के थ्रू हो सके। ओके, तो यही चीज बोल रहा है, ये इस चीज को बहुत याद रखना। नोड्यूल विद डायरेक्ट वेस्कुलर सप्लाई फॉर एक्सचेंज। नोड्यूल कंटेन नाइट्रोजन, जो बैक्टीरियाज हैं, राइजोबियम है उसमें मॉलिबिडनम आयरन प्रोटीन वाला नाइट्रोजिनस एंजाइम होता है जो N2 को NH3 में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा जब ये राइजोबियम बैक्टीरिया कॉर्टिकल सेल में पहुंच जाते हैं तो कॉर्टिकल सेल में वो डिवाइड होते हैं। जैसे एक ये सिंगल कॉर्टिकल सेल है, यहाँ पर खूब सारे बैक्टीरिया आ गए, ठीक है, और यहाँ पर ये पेरीबैक्टीरियोइडल मेम्ब्रेन से सराउंड हो जाते हैं, और इसके आसपास हम देखेंगे लेग हीमोग्लोबिन रहता है। ठीक है, नाइट्रोजिनस की एक्टिविटी हमें मालूम है कि नाइट्रोजिनस एंजाइम जो होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनएक्टिव हो जाता है। तो जिन कॉर्टिकल सेल में ये नोड्यूल, मतलब जहाँ भी नोड्यूल है और जहाँ हर एक कॉर्टिकल सेल में बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, तो उनके चारों ओर ये पेरीबैक्टीरियोइडल मेम्ब्रेन है और इसके चारों ओर लेग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। यदि भूले भटके कोई ऑक्सीजन यहाँ से भी आ जाए तो ये लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन स्कैवेंजर का काम करती है। दैट मीन्स वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगी, ऑक्सीजन को बैक्टीरिया के पास तक नहीं पहुँचने देगी, क्योंकि यदि पहुँचने देती तो नाइट्रोजिनस N2 को NH3 में कन्वर्ट करना रोक देता। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ड यूज होता है कि जो लेग हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन स्कैवेंजर के रूप में काम करता है। अब यहाँ पर इसका मेथड देख लो, ये हो गया नाइट्रोजिनस एंजाइम, ये नाइट्रोजिनस एंजाइम है। ठीक है, यहाँ पर इसके नाइट्रोजन के लिए ये इसका एक्टिव साइट है, यहाँ पर आकर के नाइट्रोजन जुड़ा। ठीक है, एंजाइम नाइट्रोजिनस, बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट, तो नाइट्रोजिनस एंजाइम का सबस्ट्रेट क्या है? नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन उसका डायरेक्ट सबस्ट्रेट है। फिर इन नाइट्रोजन का रिडक्शन हुआ, इस नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन, इस नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन, फिर और रिडक्शन हुआ, ये देखो 2H प्लस, तो एक H ये, एक H ये, फिर प्लस 2H, ये दो, एक एक और जुड़ गए, फिर एक बार और रिडक्शन हुआ, तो इस तरीके से एक NH3, एक N और ये H3, तो इस तरीके से दो मॉलिक्यूल अमोनिया के बन गए। ठीक है, तो नाइट्रोजिनस एंजाइम का सबस्ट्रेट जो होता है वो नाइट्रोजन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल सा है, दैट इज नाइट्रोजिनस
एनारोबिक कंडीशन है जिसके लिए ऑक्सीजन स्कैवेंजर के रूप में लैग हीमोग्लोबिन होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन क्वाइट एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है और इसके लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो होस्ट लेग्यूमिनस प्लांट प्रोवाइड करेगा। राइजोबियम फ्री लिविंग इन सॉइल एंड एरोबिक स्टेट में होता है, जबकि सिम्बायोसिस जब वो रूट नोड्यूल में रहता है तब वो एनारोबिक हो जाता है, क्योंकि नाइट्रोजनस एक्टिविटी तभी हो सकती है जब वो एनारोबिक हो। ठीक है, अब हाँ, ये इसकी इक्वेशन देख लो। ये मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन 16 एटीपी का लगती है, तो 2 मॉलिक्यूल NH3 के अमोनिया के बनते हैं। यदि एक मॉलिक्यूल NH3 का पूछता है कि एक अमोनिया बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में एक अमोनिया का मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, तो दैट इज 8 हो जाएगा और ये 4H हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। एटीपी की हाइड्रोलिसिस हुई, 16 ADP 16 IP। ठीक है, इस इक्वेशन को बहुत अच्छे से याद रखना है। अब ये हमने देख लिया, ये हम वहीं पर बात करके आए थे कि देखो NH3 है, NH3 कन्वर्ट हुआ NO3 में। ठीक है, और NH3 जो है प्रोटोनेटेड एट हाँ जो ये है ये कन्वर्ट होगा, वो तो हमने साइकिल में देखा था। जो NH3 है जैसे लेग्यूमिनस प्लांट में हमने देखा NH3 का फॉर्मेशन हुआ, ये इसका प्रोटोनेशन हो जाता है, दैट इज इसमें एक हाइड्रोजन प्रोटॉन जुड़ जाएगा और वो ये NH4 में कन्वर्ट हो गया। अब NH4 अमोनियम आयन टॉक्सिक होते हैं, उनको उसी रूप में नहीं रख सकते। इसका तुरंत क्या करते हैं हम, रिडक्टिव एमिनेशन कर देते हैं और ट्रांस एमिनेशन करते हैं। अब ये रिडक्टिव एमिनेशन और ट्रांस एमिनेशन क्या है, दैट इज रिडक्टिव एमिनेशन में देखो एक ये कीटो एसिड है, दैट इज अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। ये जो हमने NH3 से NH4 बनाया है वो इसके साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ रिड्यूसिंग पावर के रूप में कौन होगा, NADPH, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, वो यहाँ पर ये जो है इसमें जो इसका जो NH2 है वो इससे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड को कन्वर्ट कर देगा, मतलब इसमें NH2 ऐड हो गया और ये ग्लूटामिक एसिड के रूप में कन्वर्ट हो गया। H2O और NADP ऑक्सीडाइज स्टेट में निकल गया। अगेन अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड रिएक्ट करेगा प्लांट्स में NH4 के साथ और कीटोग्लूटारिक एसिड अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड में। ठीक है, तो ये जो रिडक्टिव एमिनेशन में कीटो एसिड्स जो है वो एक एमिनो एसिड में चेंज हो जाते हैं। अब ग्लूटामिक एसिड के पास NH4 किस रूप में बाइंड हो गया, अमीन ग्रुप के रूप में NH2। ठीक है, अमीनो एसिड का आपको स्ट्रक्चर अच्छे से मालूम है, हमने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा हुआ है उसको। तो यहाँ पर अब जब ये ग्लूटामिक एसिड बन गया तो ये अब इसके बाद ये ग्लूटामिक एसिड ट्रांस एमिनेशन प्रोसेस में जाएगा, यानी ग्लूटामिक एसिड के पास जो अमीन ग्रुप है वो किसी दूसरे कीटोग्लूटारिक इसको मैं फिर से लेती हूँ, दैट इज सिंपल सा है। यहाँ पर हमने देखा रिडक्टिव एमिनेशन से हमने ग्लूटामिक दैट इज एमिनो एसिड को बनाया। अब ये ग्लूटामिक एसिड जैसे है ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से रिएक्ट करे तो ऑक्जेलो एसिटिक ये जो कीटो एसिड है उस ये ग्लूटामिक एसिड अपना NH2 इसको दे देगा तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब यहाँ ट्रांस एमिनेशन में हम ये देखते हैं कि एक एमिनो एसिड दूसरे किसी कीटो एसिड के साथ रिएक्ट करके कोई और टाइप का एमिनो एसिड को बनाता है, जैसे कि ग्लूटामिक एसिड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करके एस्पार्टिक एसिड को बनाता है। ठीक है, तो पहला तो हमने देखा रिडक्टिव एमिनेशन में क्या है, जो अमोनिया बना वो पहले फिजियोलॉजिकल पीएच पे प्रोटोनेटेड हुआ, दैट इज वो अमोनियम में कन्वर्ट हुआ। अमोनियम क्योंकि टॉक्सिक है तो उसको एज इट इज नहीं रखा जाता, उसको तुरंत हमें अमीनो एसिड के NH2 ग्रुप के रूप में रखना पड़ेगा। तो ये अमोनियम कीटो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, अल्फा कीटो जैसे एक एग्जांपल अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ रिएक्ट करके ग्लूटामिक एसिड बनाया। तो ये दैट इज एमिनो एसिड का बनना किसी कीटो एसिड के साथ जब अमोनियम आयन रिएक्ट करता है तो ये दिस इज कॉल्ड रिडक्टिव एमिनेशन। और यहाँ एंजाइम जो होता है जैसे इस रिएक्शन में ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस होता है। अब ये ग्लूटामिक एसिड बन गया, अब ये किसी दूसरे कीटो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और कोई और दूसरे टाइप का एमिनो एसिड को प्रोड्यूस करेगा। तो ये प्रोसेस दैट इज ट्रांस एमिनेशन कहलाती है, ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन एमिनो एसिड टू द कीटो ग्रुप ऑफ अ कीटो एसिड। तो वो कीटो एसिड किसी दूसरे एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूटामिक एसिड सबसे कॉमन एमिनो एसिड है जो ट्रांस एमिनेशन मतलब अपना
NH2 ग्रुप दूसरे कीटो एसिड को ट्रांसफर करके नए टाइप के अमीनो एसिड को प्रोड्यूस करता रहता है। ठीक है, और एंजाइम जो होता है यहाँ पर वो ट्रांसएमिनेज होता है। ठीक है, तो ये देखो, ये हो गया एमिनो डोनर है, सपोज ये ग्लूटामिक एसिड है। ओके, ये ग्लूटामिक एसिड किसी दूसरे कीटो एसिड के साथ रिएक्ट किया, ट्रांसएमिनेज एंजाइम यहाँ पर हुआ, और इसका जो NH2 है इसको दे दिया गया, इसको दे दिया गया, दैट इज एक नया टाइप का एमिनो एसिड बन गया। ओके, तो ये ट्रांसएमिनेशन है। फिर उसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अमाइड की। तो यहाँ पर जैसे एस्पार्जिन और ग्लूटामिन जो कि प्रोटीन का स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं, ठीक है, प्रोटीन का स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं अमाइड्स। तो एस्पार्टिक एसिड और एस्पार्जिन या ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामिन में क्या डिफरेंस है? तो जस्ट अभी हम जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, CnH2 COOH, ठीक है, यहाँ H और यहाँ R ग्रुप है। ठीक है, तो R ग्रुप में हम क्या करेंगे, जब प्लांट के पास अधिक अमोनियम हो जाता है ना, तो वो क्या करता है, यहाँ तो पहले तो हमने रिडक्टिव एमिनेशन और ट्रांस एमिनेशन से नए नए अमीनो एसिड्स बना लिए। अब ये जो ऑलरेडी अमीनो एसिड बने हुए हैं, तो यहाँ तो अमीन ग्रुप तो रहेगा ही, तभी वो अमीनो एसिड है। अब ये R ग्रुप में सपोज यहाँ पर COOH है, तो इसके हाइड्रोक्सिल आयन को हम रिप्लेस कर देंगे किसके थ्रू, दैट इज NH2 से। ठीक है, दैट इज ये जो एमिनो एसिड है वो रिएक्ट करेगा अमोनियम के साथ और अमोनिया के साथ, और वो अपने में एक और अमीन ग्रुप को ऐड ऑन कर लेगा। तो अब यहाँ पर इस ये जो है, जैसे सपोज पहले ग्लूटामिक एसिड था, तो यहाँ के इसके R ग्रुप में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था उसके हाइड्रोक्सिल आयन की जगह NH2 आ गया, यानी एक NH2 और जुड़ गया, यानी अमीनो एसिड है उसमें तो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो 1:1 था। अब इस केस में क्या हो गया, कार्बन के कंपैरिजन में एक कार्बन तो 2 नाइट्रोजन हो गया या 3 नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो एस्पार्जिन एंड ग्लूटामिन, यदि प्लांट के पास ज़्यादा अमोनियम आयन इकट्ठे हो गए हैं तो वो एमिनो एसिड को अमाइड्स के रूप में कर देते हैं, और इस तरीके से एक्सेसिव नाइट्रोजन को वो एमाइड्स के रूप में स्टोर करके रख लेते हैं। ठीक है, तो अमाइड्स, एस्पार्जिन एंड ग्लूटामिन ये प्रोटीन के स्ट्रक्चरल पार्ट है, form from aspartic acid and glutamic acid by addition of amino group by replacing hydroxyl part of acid of R group। ठीक है, ये मेन को नहीं करेंगे, इसको मेन को कर दिए तो वो एमिनो एसिड ही नहीं बचेगा। ठीक है, R ग्रुप में यदि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप के हाइड्रोक्सिल आयन के साथ को रिप्लेस कर देते हैं NH2। ठीक है, और ये जो अमाइड्स हैं इनका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है जाइलम से होता है। ठीक है, तो अमाइड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो यानी जाइलम में इनऑर्गेनिक मिनरल न्यूट्रिएंट के अलावा ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी ट्रैवल करते हैं, एक चीज को ये याद रखिएगा। देन यूराइट्स इन नोड्यूल, सोयाबीन में के नोड्यूल में, सोयाबीन फेबेसी फैमिली, वहाँ पर यूराइट्स इसी तरीके से बनते हैं, तो वहाँ पर भी हाई CN रेशियो होता है, मतलब कार्बन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन जो होता है कार्बन से अधिक होता है। तो एस्पार्जिन दैट इज अमाइड्स और यूराइट्स जो होते हैं वो हाई नाइट्रोजन एज कंपेयर टू कार्बन शो करते हैं। ठीक है, और यूराइड्स जो है वो भी उसका भी ये भी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है जिसका ट्रांसपोर्टेशन जाइलम के थ्रू होता है। ओके, तो ये तो हम देख चुके थे। तो ये है हमारा मिनरल न्यूट्रिशन टॉपिक। ओके, सिंपल सा टॉपिक है बेटा, कॉम्प्लिकेट मत करना। ओके, थैंक यू, टेक केयर।